Hi, you are watching your YouTube channel डिजिटल मैथमेटिक्स मंत्र। तो कुछ प्रीवियस लेक्चर का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए फिर हम लोग रिलेशन पे बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में आपको मैंने समझाया कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हम लोग आपको रिलेशन पे लेके चलेंगे। छोटा सा एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। जैसे आपको मैंने कल समझाया था कि अगर आपके पास A इज इक्वल टू अगर कोई सेट है 1 2 3 सपोज कर लेते हैं, और B इज इक्वल टू अगर आपके पास A, B है, और मैं अगर आपसे कहूं कि A क्रॉस B क्या निकल के आएगा, A क्रॉस B क्या निकल के आएगा, तो आप ध्यान रखें A क्रॉस B में A क्रॉस B जो होता है यह, इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। आप ध्यान रखें कि जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B लिख रहे होते हैं तो वह एक सेट है। वह किसका सेट है? तो वह ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, जिसमें ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसका पहला एलिमेंट उसके पहले सेट से बिलोंग कर रहा होता है और दूसरा एलिमेंट उसके दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा होता है। आप ध्यान रखें कि अगर आप A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो इसका पहला एलिमेंट A से होगा और दूसरा एलिमेंट B से होगा, तो इसमें आ जाएगा 1, A। जितना भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, तो आप जितना भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है उसको लिखें तो 1, A हो जाएगा। फिर पॉसिबिलिटीज हो सकता है 1B के साथ आ जाए, फिर हो जाएगा 2A हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 2B हो जाएगा, फिर ठीक इसी प्रकार हो जाएगा आपके पास 3A, और फिर क्या हो जाएगा इसी प्रकार आपके पास हो जाएगा 3, B। तो आप आसानी समझ सकते हैं कि A क्रॉस B क्या होता है। फिर आपको मैंने समझाया था कि B क्रॉस A अगर निकालने के लिए अगर आपसे कहे तो ठीक ये ऑर्डर्ड पेयर पलट जाएगा, क्योंकि अब पहला एलिमेंट B का चाहिए, दूसरा एलिमेंट A का चाहिए। तब हो जाएगा A1, A2, A3। आप समझ पा रहे होंगे, A1, A2, A3, ठीक है। फिर हो जाएगा आपके पास B1, B2 और आपके पास हो जाएगा B3, B1, B2 और B3। तो ये आपके पास B क्रॉस A है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है जब तक वो दोनों इक्वल सेट नहीं है, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि A और B अगर इक्वल होता तो फिर आप ध्यान रखो कि A क्रॉस B निकालो या B क्रॉस A निकालो, दोनों बात बराबर होंगे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आप समझिए रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आप ये वर्ड बराबर सुनते होंगे अपने फैमिली में कि मेरा उसके साथ ये रिलेशन है, ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे फादर हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप जैसे ही आप एक वर्ड सुनते हैं रिलेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंध। संबंध का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं कनेक्शन, कहीं ना कहीं कनेक्शन या लिंक, कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू। आप ध्यान रखें, बिटवीन टू मतलब कहने का मतलब है कि रिलेशन क्या है कि एक कनेक्शन है या एक लिंक कह सकते हैं। किसमें है? तो दो लिविंग थिंग्स या दो नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है। लिविंग थिंग्स का मतलब आदमी के जैसे फादर सन है ना, फादर हो गया, फादर सन हो गया, यह एक रिलेशनशिप है ना। हस्बैंड वाइफ हो गया, हस्बैंड है ना, वाइफ हो गया, तो यह भी एक रिलेशन है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन क्या होता है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं, ये रिलेशन होता क्या है। इस मैथमेटिकली रिलेशन को डिफाइन करने से पहले हम आपको कुछ एक अच्छे एग्जाम्पल पे ले चलते हैं। आप समझिएगा, इस एग्जाम्पल को अगर समझ जाते हैं ना तो फिर आपको ये रिलेशन चैप्टर को समझने में दिक्कत नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में DD नेशनल पे रामायण पब्लिश किया गया था। हम उसी रामायण के कुछ है ना कैरेक्टर को उठाते हैं और उससे फिर रिलेशन समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, एक अभी जो रामायण में दशरथ जी के फैमिली के बारे में बताया गया था, हम उसी दशरथ जी के फैमिली के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। और उस दशरथ फैमिली से, वो जो रॉयल फैमिली है दशरथ फैमिली, उसमें से हम लोग एक सेट बनाते हैं जिसमें मेल मेंबर रखा जाएगा और एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें फीमेल मेंबर रखा जाएगा। ठीक है, चलें हम लोग इसको बाई मैपिंग समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि मैंने एक सेट A बनाया, इस A के अंतर्गत में हमने मेल मेंबर को लिखा, और एक सेट हमने B बनाया जिसके अंतर्गत में हमने फीमेल मेंबर को मेंशन किया। आपको तो पता ही होगा कि दशरथ जी के फैमिली में फीमेल की संख्या ज़्यादा थी और मेल का संख्या कम था। आते हैं हम लोग पहले मेल का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले मेल मेंबर में थे है ना दशरथ जी, दशरथ, माझी नहीं समझिएगा, दशरथ है। फिर दूसरे पे आते थे राम,
फिर तीसरे पे थे लक्ष्मण, है ना, लक्ष्मण, फिर थे भरत, फिर थे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न हो या घन हो आप देख लेना, मैं धन लिख देता हूं, शत्रुघ्न थे। ये राजा दशरथ की फैमिली के मेल मेंबर्स का नाम है, लिखा हुआ है आपके पास, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आप समझिए उसकी फीमेल में कौन कौन सी थी। सबसे पहले दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, 3 वाइफ थी। आप उनका नाम जानते ही होंगे, उनका नाम था कौशल्या, फिर दूसरी का नाम था कैकेयी, जो भी हो नंबर आप ध्यान रख लेंगे, कैकेयी मैं लिख देता हूं, कैकेयी। तीसरे का नाम था सुमित्रा, फिर इनकी 3 हुई, और फिर राम की थी सीता, और लक्ष्मण की थी उर्मिला, और भरत की थी मांडवी, और शत्रुघ्न की थी सुतकृति। ये मैंने क्या किया है, 2 सेट बनाया, और उस दोनों सेट में दशरथ के पूरे फैमिली का, पूरे मेंबर्स का लिस्ट बना दिया, जिसमें एक था मेल मेंबर और एक थी फीमेल मेंबर्स। मैंने राम के बच्चों लव कुश का इसमें मेंशन नहीं किया, आप इतना ही से समझते हैं हम लोग। आप समझिए, अगर मैंने एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है ना, एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया, ध्यान समझिएगा, इज अ हस्बैंड ऑफ, यह एक रिलेशनशिप है। तो मैंने अगर पूछा दशरथ इज अ हस्बैंड ऑफ, तो दशरथ इज अ हस्बैंड ऑफ बोलेंगे तो आप बोलेंगे कैकेयी, एक कनेक्शन लगाएंगे। फिर दूसरा कनेक्शन तो इसके साथ भी लगाएंगे, कौशल्या के साथ, दूसरा कैकेयी के साथ, और तीसरा जो होगा वह सुमित्रा के साथ। तो यह एक रिलेशनशिप है, एक पर्टिकुलर रिलेशन है जिसका नाम है हस्बैंड ऑफ, इज अ हस्बैंड ऑफ। राम का अगर कनेक्शन करें तो राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण इज अ हस्बैंड ऑफ उर्मिला, एंड भरत इज अ हस्बैंड ऑफ मांडवी, एंड शत्रुघ्न इज द हस्बैंड ऑफ सुतकृति। आप समझिए, यह एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन किया गया है। आप जबकि समझ सकते हैं दशरथ का सीता के साथ भी संबंध है, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड ऑफ का नहीं है ना, ये इनके ससुर कहलाएंगे या फादर इन लॉ कहलाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि इस सेट ए है और सेट बी है, तो सेट ए और सेट बी, अब ध्यान से समझिएगा, सेट ए और बी में एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन किया है, इज अ हस्बैंड ऑफ। हालांकि दशरथ का तो कौशल्या के साथ भी संबंध है, किसी न कोई रिलेशन के साथ बाउंडेड है, दशरथ तो कैकेयी के साथ भी बाउंडेड है, दशरथ सुमित्रा के साथ भी बाउंडेड है, राम कौशल्या के साथ भी बाउंडेड है, राम कैकेयी के साथ भी बाउंडेड है, राम सुमित्रा के साथ भी बाउंडेड है, राम उर्मिला के साथ भी बाउंडेड है, राम मांडवी के साथ भी बाउंडेड हैं, और राम सुतकृति के साथ भी बाउंडेड हैं। मतलब रिलेशनशिप इनमें है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलेशन को हमने डिफाइन किया है जिसका नाम है इज अ हस्बैंड ऑफ, जिसका नाम है इज अ हस्बैंड ऑफ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले कल जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए थे उसको बाय मैपिंग मैंने आपको समझाया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा, अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ कुछ न कोई कनेक्शन में आएगा। बी के साथ क्या होगा, कनेक्शन। जैसे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो एक ऑर्डर्ड पेयर दशरथ कौशल्या का होगा, दशरथ कैकेयी का दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा, तीसरा आप समझ सकते हैं दशरथ सुमित्रा का भी होगा, दशरथ सीता का भी एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, दशरथ उर्मिला का भी एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, दशरथ मांडवी का भी एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आया, और दशरथ सुतकृति का भी एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आएगा। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर रिलेशन को डिफाइन कर रहे होंगे और मैंने अगर आपसे कहा इज अ हस्बैंड ऑफ, तो आप क्या करेंगे, दशरथ कौशल्या का एक ऑर्डर पेयर लेंगे, दशरथ कैकेयी का एक ऑर्डर पेयर लेंगे, दशरथ सुमित्रा का एक ऑर्डर पेयर लेंगे, राम सीता का ऑर्डर पेयर लेंगे, लक्ष्मण उर्मिला का एक ऑर्डर पेयर लेंगे, मतलब इन्हीं का लेंगे। आप तीसरा नहीं, दशरथ सीता नहीं लेंगे। जैसे मैंने कहा इज हस्बैंड ऑफ, तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर में दशरथ तो सीता नहीं आएगी, क्योंकि दशरथ हस्बैंड नहीं थे सीता के, राम थे उनके हस्बैंड। तो आप समझिए, मैंने अगर रिलेशन को अगर मैंने फॉर्मली डिफाइन किया तो आप समझो मैंने क्या कहा कि रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन इज द सबसेट, रिलेशन इज द सबसेट, ध्यान से समझिए, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। आपको ध्यान होगा ही, ए क्रॉस बी डिफाइन कब होता है, तो ए क्रॉस बी डिफाइन तभी होगा जब ए और बी नॉन एम्प्टी होगा। या तो ए नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तभी आप रिलेशन डिफाइन कर पाओगे, अदरवाइज रिलेशन डिफाइन करना मुश्किल है। तो आप समझिए,
तो मैंने क्या कहा कि अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो सेट है, ए और बी अब आपके पास कोई भी दो सेट है, तो वह उसमें इसमें आर में है ना, आप याद रखेंगे आर इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। आप ध्यान रखें, ये जो कैपिटल आर को आप रिलेशन तभी कह सकते हैं जब आर का सारा एलिमेंट सबसेट होगा। किसका? ए क्रॉस बी का। क्या होगा? ए क्रॉस बी का। अगर सबसेट है तो वह रिलेशन होगा, अगर वह सबसेट नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा। समझिए, फिर से एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने कहा कि ए और बी सेट है, ए में आपके पास 5 मेंबर हैं और बी में आपके पास है ना 3 6 7 मेंबर है, तो अगर मैंने ए क्रॉस बी निकाला तो टोटल 35 ऑर्डर्ड पेयर आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर मैं ए में 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5 है ना, और नंबर ऑफ बी कितना है, तो नंबर ऑफ बी जो है आपके पास 7 है। तो अगर मैंने पूछा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं 5 × 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। मतलब ए क्रॉस बी में 35 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, ए क्रॉस बी में 35 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन अपने पास आर में कौन सा ले रहे हैं, तो आर में ले रहे हैं दशरथ कौशल्या वाला ऑर्डर पेयर ले रहे हैं। तो मतलब रिलेशन होने के लिए सिर्फ एक सबसेट होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी नहीं है। इक्वलिटी भी वैसे जो होगा सो रिलेशन कहलाएगा। अगर आप ध्यान रखें कि आर में लिखा गया जितना भी एलिमेंट है, अगर वह ए क्रॉस बी का अगर सबसेट है तो इसका मतलब वह रिलेशन होगा, अदरवाइज वह रिलेशन नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बस आसान काम करते हुए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने एक लिया a इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, a इज इक्वल टू मैंने कहा इसमें चलो 1 2 3 है, मैंने कहा a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू मैंने आपके सामने में लिख दूं, मैंने लिखा b इज इक्वल टू मैंने लिखिया चलो a b लिखा मैंने, समझिए ध्यान से। और मैंने कहा कि आप बताओ कि r मैंने लिख दिया, r1 में मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा 1 a है ना 2 b ऐसा लिख दिया। r2 में मैंने लिख दिया, चलो R2 में मैंने लिखा, R2 में मैंने लिख दिया a 1 और 2 b। आप ध्यान से इसी एग्जांपल से समझते हैं। मैंने पूछा कि a से b में, आप ध्यान रखो, पहले क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना चाहिए ध्यान से। लिखा, मैंने पूछा कि इफ a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना एंड रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B। आप ध्यान से समझिए, अगर मैंने कहा कि A से B में है तो आप A क्रॉस B निकालेंगे, अगर मैंने कह दिया B से A में है तो आप B क्रॉस A निकालेंगे। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आप ध्यान रखो कि रिलेशन कहां से कहां तक डिफाइंड है, ये बात आप पहले ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना चाहिए। आप अगर मैंने कह दिया R अगर A पे ही डिफाइंड है, मैंने लिखा रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, मैंने ऐसा लिखा, तो इसका मतलब सेट ए पे डिफाइंड है, तो ये जो आर जो होगा वह किसका सबसेट होगा, आर जो सबसेट यहाँ पे होगा वह ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ध्यान समझिए, आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, क्योंकि इसमें एक ही सेट है। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया आर ए से लेके बी में है, तो आप समझ जाओ आर अगर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का तो वह क्या होगा, रिलेशन होगा, अगर नहीं होगा तो रिलेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिलेशन है या ये रिलेशन नहीं है, इसको पता करने के लिए आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी निकालें तो आपको आई क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर का आता है कलेक्शन। तो आपके पास हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 1a 1b 2a 2b 3a और 3b। यहाँ पे आ जाएगा 1a 1b 2a, आ रहा है ना साइड से, आ रहा साइड से 2a 2b, फिर हो जाएगा आपके पास 1a 1b 2a 2b, फिर हो जाएगा आपके पास एक लास्ट हो जाएगा इधर 3a और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3b। समझिए, अब मैंने कहा आपसे कि R1 रिलेशन है कि नहीं है, तो R1 सबसेट अगर होगा इसका ए क्रॉस बी का, मैं सबसेट होने का मतलब क्या, अगर R1 सबसेट है अगर ए क्रॉस बी का तो इसका मतलब यह रिलेशन होगा। अगर R1 अगर सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का तो वह रिलेशन नहीं होगा। ध्यान से समझिए, सबसेट का मतलब क्या है कि इसका सारा एलिमेंट इसमें कंटेन करना चाहिए। मैंने सबसेट पहले इसीलिए पढ़ाया है, R1 का सारा एलिमेंट अगर इसमें अगर होगा
तो इसका मतलब वह रिलेशन है, अगर उसका एलिमेंट उसमें नहीं है तो वह रिलेशन नहीं है। आप समझिए 1A, देखो खोजो इसमें 1A है, चलो 2B, अरे हाँ 2B भी है, तो इसका मतलब यह रिलेशन R1 क्या है, एक रिलेशन है, क्योंकि यह एक सबसेट है, तो इसे लिख देंगे R1 क्या है, एक, इसीलिए हेंस हम लिख सकते हैं R1 इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन। रिलेशन आप ध्यान से सुनो, R1 इज अ रिलेशन कहां से कहां में है, तो वो लिखेंगे फ्रॉम A to B। आप इस बात को ध्यान रखें, यह A से B में रिलेशन है, फिर B से A में कोई पूछेगा तो बोलेंगे B से A में रिलेशन होगा कि नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा A से B में अगर आपसे पूछता है कि बताओ कि R2 रिलेशन है कि नहीं है, R2 रिलेशन है कि नहीं, आप सोचो यहाँ पे तो A1 है, इसमें क्या है 1A है, A1 कहीं पे और आगे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आपको मैंने पहले बताया कि अरे तुम सोचोगे अरे A1 और 1A तो बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है। मैंने आपको पहले कह दिया था कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पे मैं पढ़ाया था कि 1A और A1 दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं, वह सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ना 2B, हालांकि 2B इसमें प्रेजेंट है, 2B प्रेजेंट है, लेकिन मैंने क्या कहा सबसेट होना चाहिए। सबसेट का मतलब क्या है कि इसका सारा एलिमेंट इसमें अगर प्रेजेंट होगा तो वह रिलेशन होगा, और अगर वह सारा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो वह रिलेशन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि R1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B का वह सबसेट नहीं है, इसीलिए लिख देंगे R1 इज नॉट अ रिलेशन, R1 इज नॉट अ रिलेशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेशन हम लोग कैसे समझते हैं। आप ध्यान रखो, आपके पास अगर A और B, आपके पास अगर कोई दो सेट है और आपके पास अगर क्वेश्चन में दे दिया है रिलेशन कहां से कहां तक डिफाइन है, फ्रॉम A टू से B डिफाइन है, तो आप ध्यान रखें कि R1 का R का सारा एलिमेंट अगर A क्रॉस B में अगर होगा तो वह रिलेशन होगा, अगर नहीं होगा तो वह रिलेशन नहीं होगा। इसी तरह आप समझ गए होंगे कि ये एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन किया गया होगा, कहीं ना कहीं ये भी एक सबसेट ही होगा A क्रॉस B का, A क्रॉस B का कहीं ना कहीं ये सबसेट को ही दर्शाया गया है। इसी को हम आगे समझाएंगे कि बाय मैपिंग भी समझ सकते हैं, या आप इसी को इस रिलेशन को अगर मैपिंग में अगर दिखाना चाहें, बाकी आगे हम कर लेंगे, लेकिन फिर छोटा डिस्क्रिप्शन आपके पास देते हैं कि अगर आपके पास A और B, आपके पास कोई दो सेट दे रखा है, देखिए एक दे रखा A और एक दे रखा B, आप समझो A में कौन कौन सा एलिमेंट था 1 2 3, और आपके पास कोई पूछेगा B में कौन कौन सा एलिमेंट है तो A B, और कोई पूछेगा इस रिलेशन को आप दिखा सकते हैं क्या बाय मैपिंग से, तो बोलेंगे हाँ दिखा सकते हैं। बोले कैसे, तो बोलेंगे 1 का कनेक्शन A के साथ है ना, 2 का कनेक्शन B के साथ। यह जो डिफाइन किया गया है, यह एक रिलेशन डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसको हम लोग बाय मैपिंग मेथड कहते हैं, बाय मैपिंग मेथड कह सकते हैं। तो यही रिलेशन हुआ, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे आई थिंक क्या होता है रिलेशन। फिर हम लोग और कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़े, फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं, ठीक है, समझिएगा। पॉज कर दिए क्या? अब हम लोग फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कोई कह दिया इफ अ रिलेशन आर ऑन सेट A और सेट A इज इक्वल टू आपके पास दे दिया आपके पास 1 2 है ना, देन आपसे पूछा कि आप ये बताए then so that R1 इज इक्वल टू लिख दिया आपके पास, R इज इक्वल टू लिख दिया आपके पास 1 1, लिख दिया आपके पास 1 2 है ना, ये पूछ दिया R1 में पूछ दिया, या R2 में लिख दिया आपके पास, ऐसे लिख दिया 1 1 1 2, फिर आपके पास आ गया 2 1, फिर आपके पास हो गया 2 2, समझिएगा। और आपसे कह दिया कि आप सो दैट R1 एंड R2 इज अ रिलेशन, आपसे ये प्रूफ कर दिया कि अगर आपके पास आपको लिख दिया इफ अ रिलेशन R ऑन सेट A इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 1 2, तो मैंने पहले कहा कि R किस पे रिलेशन आपको ये पकड़ना है, तो R सिर्फ A पे है, तो R किसका सबसेट होगा भाई, तो R सबसेट होगा A क्रॉस A का। तो सबसे पहले आपको A क्रॉस A तो निकालना ही चाहिए। आप अगर A क्रॉस A निकालेंगे जैसे ही, तो A क्रॉस A निकालेंगे तो क्या होगा, A क्रॉस A मतलब क्या हो गया 1 2, देखो ध्यान से इसमें क्या लिखा हुआ है 1 2, इसको क्रॉस करवाना है किसके साथ 1 2 से, तो जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें बताओ, इसमें हो जाएगा ऑर्डर पेयर कैसा बनेगा, पहला एलिमेंट भी A का ही होगा, दूसरा एलिमेंट भी A का ही होगा, तो पहला बनेगा 1 1
फिर बनेगा 1 2, फिर हो जाएगा 2 1, फिर हो जाएगा आपके पास 2 2। 4 एलिमेंट होगा, समझ सकते हैं ना। नंबर ऑफ ए 2, नंबर ऑफ बी 2, तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट्स होंगे। अब पता करना है हमको कि R1 जो है यह सबसेट है कि नहीं है ए क्रॉस ए का। R1 अगर सबसेट अगर ए क्रॉस ए का होगा तो वह रिलेशनशिप होगा, रिलेशन होगा। अगर R2 अगर R1 अगर उसका सबसेट नहीं होगा तो रिलेशनशिप नहीं होगा। तो क्या R1 का सारा एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है? 1 1 इसमें भी है ना, 1 2 इसमें भी है, तो हाँ कर रहा है। तो कह सकते हैं कि हेयर R1 सबसेट है ए क्रॉस ए, इसीलिए लिख देंगे हेंस R1 इज अ रिलेशन, R1 इज अ रिलेशन। आप समझ गए होंगे R1 क्या होगा? एक रिलेशन होगा। फिर अगर आपसे मैंने पूछा कि R2 के बारे में क्या कहना है आपका, तो देखो 1 1 इसमें भी है, 1 1 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 भी है, 2 1 भी है, 2 1 भी है, 2 2 भी है, 2 2 भी है। इसका मतलब दोनों इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, दोनों बराबर है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि R2 का सारा एलिमेंट इसमें देखना है कि नहीं है, सबसेट होना चाहिए। R2 का सारा एलिमेंट इसमें है क्या? बिल्कुल है। हमको और कुछ भी नहीं देखना, इक्वल है नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि R2 का सारा एलिमेंट इसमें है, अगर है तो इसका मतलब वह रिलेशन है। तो आप समझ गए कि R2 पक्की बात है सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है ना। आप तो समझ गए होंगे कि हाँ ये प्रॉपर सबसेट वाला काम नहीं कर रहा है, ये तो इक्वलिटी होल्ड कर रहा है दोनों के बीच में। तो इसका मतलब सबसेट है, और सबसेट अगर है तो लिख देंगे हेंस R2 इज अ रिलेशन, R2 इज अ रिलेशन। अच्छा ध्यान देने वाली बात क्या है, थोड़ा सा और समझते हैं कि एक बात ध्यान देने वाला बात क्या है कि अब हम लोग थोड़ा सा डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये डोमेन क्या होता है? बड़ा अच्छा नाम है ना, डोमेन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रांत कहते हैं। आप समझिए, अगर किसी रिलेशन का अगर आपको डोमेन लिखना है, क्या लिखना है? डोमेन लिखना है, तो आप याद रखेंगे द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन R, है ना। R में ये किसी रिलेशन का जितना भी फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वह जो है उस रिलेशन का डोमेन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उसका डोमेन कहलाता है। और सेकेंड कंपोनेंट जो होता है ना इसका रिलेशन में, आपको तो पहले चेक करना है कि रिलेशन है कि नहीं है। अगर यह R1 अगर रिलेशन है तो इसका जितना भी फर्स्ट कंपोनेंट होगा उस रिलेशन का डोमेन कहलाएगा, और सेकेंड कंपोनेंट जो होगा उसका क्या कहलाएगा? उसका रेंज कहलाएगा। यानी उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। आप समझिए, अगर मैंने कहा कि डोमेन क्या होता है तो बोल देंगे द कलेक्शन ऑफ, इसको मिटा दें, आप समझ गए होंगे आई थिंक, मिटा देते हैं इसको हम लोग। तो हम कह सकते हैं डोमेन क्या होता है, तो बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट समझ रहे ना, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या देखना है, डोमेन अगर जैसे ही कोई बोला कि रिलेशन का डोमेन लिखो, तो रिलेशन का डोमेन लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि R जो भी रिलेशन है तो पहले चेक करेंगे कि वो रिलेशन है कि नहीं है। और रिलेशन अगर है तो उसका क्या करना है आपको? कलेक्शन ऑफ जितना भी उसका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में जितना भी फर्स्ट कंपोनेंट होगा ना, किसका लिखना है? फर्स्ट कंपोनेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर का जितना भी फर्स्ट कंपोनेंट है उसको लिख दीजिए, बड़ा आसान है, रिलेशन निकल जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा इस R1 का डोमेन बताइए, डोमेन हो गया भाई, डोमेन लिखिए। तो डोमेन ऑफ R को हम लोग है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D ऑफ R, डोमेन ऑफ R। या R1 है तो लिख देते हैं R1, मतलब डोमेन ऑफ R1। अगर डोमेन ऑफ R1 अगर लिखने के लिए कह दिया जाए तो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट का है तो 1 है, इसका पहला कंपोनेंट का है तो वो भी 1 है। तो सेट में तो रिपीट करके लिखते नहीं है, तो सिर्फ इसमें लिखेंगे 1। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है इसमें कि रेंज क्या होगा भाई, रेंज क्या होगा, तो आपको R को देखना है। R में क्या देखेंगे भाई? तो R में देखेंगे रेंज अगर निकालना है ना, तो इसमें आप समझिए सेकंड कंपोनेंट को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो R में देखिए ना, सेकंड कंपोनेंट 1 भी है और 2 भी है, तो इसमें लिखना पड़ेगा हमको 1 और 2। तो ये इसका कहलाएगा डोमेन, ये कहलाएगा इसका रेंज। आते हैं R2 में, अगर आपसे पूछ देगा, है ना, डोमेन ऑफ R2 अगर आपसे कोई पूछता है तो R2 का डोमेन क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा 1, फिर इसमें भी 1, फिर 2, इसमें भी 2। तो इसमें लिखना पड़ेगा हमको, रिपीट करके तो लिखना नहीं, 1 1 2 2 तो लिखेंगे नहीं, तो हमको लिखना पड़ेगा 1 और फिर लिखेंगे 2। फिर अगर आपसे कोई पूछेगा रेंज क्या होगा इसका,
रेंज क्या होगा इसका, रेंज ऑफ R2 क्या होगा, तो हम आसानी से कह देंगे, क्या कह देंगे भाई, रेंज जो होगा ना इसमें भी दूसरा कंपोनेंट में भी 1 2 1 2, तो इसमें भी हो जाएगा 1 2, तो ये इसका कहलाएगा रेंज। अगर आप इतना बात समझ गए होंगे कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, एक छोटा सा बात बचता है कोडोमेन का। तो कोडोमेन में क्या है कि अगर वह A क्रॉस A में डिफाइन है तो दूसरा वाला सेट जो होगा वही उसका कोडोमेन भी कहलाता है। मतलब अगर कोई रिलेशन A से लेके अगर B में डिफाइन है और रिलेशन अगर A क्रॉस A से B में है, मतलब तो A क्रॉस B निकालेंगे आप, तो B जो होगा वह उसका रिलेशन का कोडोमेन कहलाएगा। सेट B जो होगा उसका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। मतलब इतना बात, इतना पूरा लेक्चर का एक सारांश इतना ही बात निकल गया कि रिलेशन क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ सेट A एंड सेट B be two non-empty set, then relation R is defined from A to B if R is a subset of A cross B। मतलब इतना ही बात को समझना है आपको कि अगर A और B आपके पास तो कोई दो सेट दे रखा है, दोनों का दोनों अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो रिलेशन डिफाइंड होगा A से B में, तभी डिफाइंड होगा जब R जो होगा वह सबसेट होगा A क्रॉस B का। आपको खट से क्या करना है, अगर A से B में अगर गया है, A से B में गया तो आपको A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, B से C में गया तो आपको B क्रॉस C निकालना पड़ेगा। आप उसका क्या करें, B क्रॉस C निकालें और देखें कि R में जो एलिमेंट है वह A क्रॉस B में है कि नहीं है। अगर है तो वह रिलेशन है, अदरवाइज वह रिलेशन नहीं है। फिर आपको मैंने समझाया कि डोमेन क्या होता है, तो आप याद रखें किसी रिलेशन का अगर आपको डोमेन लिखना है तो आप ध्यान रखें द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जितना भी R में पक्की बात है कि अगर सबसेट है तो इसमें इसका एलिमेंट सारा एलिमेंट इसमें होगा, और इसमें तो ऑर्डर्ड पेयर ठहरा तो पक्की बात इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। तो R का ऑर्डर्ड पेयर है तो उसमें भी पहला पक्की बात है कि ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट होता है, तो एक होता है फर्स्ट कंपोनेंट, एक होता है सेकंड कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट वाला जितना होगा ना सबका पहला कंपोनेंट लिख दिएगा, रिपीटेशन से बचेगा क्योंकि सेट में रिपीटेशन हम लोग नहीं करते हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट का जितना भी ऑर्डर्ड पेयर होगा लिख दीजिएगा, तो वही क्या कहलाएगा, उसका डोमेन कहलाएगा। फिर आपको मैंने समझाया कि रेंज क्या होता है ना, तो रेंज का परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। रेंज क्या होता है, तब बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ, है ना, द कलेक्शन ऑफ, है ना, द कलेक्शन ऑफ, है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट अगर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, आप ध्यान रखें ना छोटी छोटी बातों को, इज कॉल्ड है ना, इज कॉल्ड रेंज ऑफ R, इज कॉल्ड रेंज ऑफ R। आप ध्यान रखें कि इसमें क्या होगा, रेंज में क्या होता है कि द कलेक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन जो होगा वही उसका रेंज कहलाएगा। आप ध्यान रखें कि अगर A से लेके B में अगर डिफाइंड है तो लिख सकते हैं कि here B is the codomain of R। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि B को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। R में जितना भी फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसको, है ना, डोमेन बोलेंगे, सेकंड कंपोनेंट वाले को रेंज बोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे कुछ अलग कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।